नमस्कार, IND 121 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं मध्य प्रदेश सरकार के सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया जी। अरविंद जी, आपका IND 21 धन्यवाद, नमस्कार नवीन जी, थैंक यू सो मच। अरविंद जी, जिस प्रकार से वर्तमान समय में जो कोरोना की विभीषिका है, एक रोजगार का बहुत बड़ा संकट समूचे विश्व में है, समूचे देश में है, प्रदेश पे भी। सहकारिता एक ऐसा विषय है जो लोगों को न सिर्फ रोजगार देता है बल्कि सामाजिक रूप से सशक्त करता है। बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इस समय सहकारिता विभाग की है। तो आपसे जानना चाहूँगा कि कोरोना काल में खासकर सहकारिता विभाग की क्या कुछ नई योजना है? नवीन जी, बहुत अच्छी बात की है आपने। एक्चुअली पूरा ये देश का नहीं, पूरा इंटरनेशनल संकट है। ऐसे मध्य प्रदेश में भी कोरोना के संकट में दिक्कतें तो रही है, तो उसमें अभी हमने सहकारिता के माध्यम से रोजगार की व्यवस्था कैसे हो सकती है, इसकी हम लोगों ने योजना भी की है। जो उपार्जन करते हैं, उस समय सहकारिता का पीक था, चाहे वो फर्स्ट वेव हो या सेकंड वेव हो जी। तो 1 लाख लोगों को हमने रोजगार अस्थायी रूप से दिया। इस भयानक संकट के समय में भी 1 लाख लोगों को, चाहे वो मजदूरी के माध्यम से हो, चाहे वो तुलाई के माध्यम से हो, चाहे वो बोरे सिलाई के माध्यम से हो, ये अस्थायी रोजगार है। लेकिन अभी हम लोगों ने 6 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पहली बार आज़ादी के बाद भारत में सहकारिता विभाग बना है। माननीय अमित शाह जी हमारे सहकारिता मंत्री बने हैं। तो पहला देश में हमने एक जो हमारे देश के टॉप लोग थे सहकारिता को जानने वाले जी, उनका एक सेमिनार वर्चुअल नहीं एक्चुअल किया, जिसमें CM साहब 4 घंटे थे जी। जैसे अमूल्य चलता है गुजरात में, उसके CMD थे, ऐसे सभी लोग थे उसमें। जी जी। तो सहकारिता भी परंपरागत रूप से किसानों के लिए काम करते हैं, हम बाकी उपार्जन का काम करते हैं, अन्य प्रकार का काम करते हैं, PDS सिस्टम को बांटने में करते हैं। ट्रेडिशनल सहकारिता से हटके कुछ रोजगार मूलक क्या हो सकते हैं, तो माइनिंग में सहकारिता। तो मैं CM साहब को निवेदन किया है कि 30% माइनिंग जो है ना, इस सहकारिता में यूथ कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ बना के माइनिंग की दृष्टि से उनको दे सकते हैं, जिससे कि लाभांश की पूंजी, अभी साउथ के कोई ठेकेदार है कि अन्य जगह क्या है, पूरा लाभांश अदर स्टेट में लेके जाते हैं, तो लाभांश की पूंजी अधिकतम लोगों के वहाँ चला, इस पर प्लान किया हमने। दूसरा, टूरिज्म में सहकारिता, उस पर प्लान किया। तीसरा महत्वपूर्ण प्लान किया हमने श्रम में सहकारिता। आज क्या हुआ, मजदूरी करते हैं, कई ठेका मजदूर बेचारे खड़े रहते हैं, सड़क पर रोड पर देखते हैं वो खड़े रहते हैं, तो उसमें सहकारिता के माध्यम से श्रम सहकारिता, ऐसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज बना के श्रमिकों की, और 5 लाख 7 लाख 8 लाख तक के क्या क्या रोजगार ऐसे लगते हैं। ऐसे 42 प्रकार के 42 प्रकार के आयामों में सहकारिता के माध्यम से युवाओं को रोजगार मिल जाए, बेरोजगारों को रोजगार मिल जाए। माननीय CM साहब की मंशा के अनुसार हम लोगों ने ये बहुत अच्छी योजना की, उसका पूरा ब्लूप्रिंट तैयार है। जैसा आपने कहा कि 42 प्रकार के आयाम विभिन्न क्षेत्रों में, जिनमें सहकारिता के द्वारा रोजगार भी उपलब्ध कराया जा सकता है और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा सकते हैं और उपार्जन किया जा सकता है और देश को सशक्त बनाया जा सकता है। इस देश का अगर सर हम मानस समझें तो इस देश में व्यापार नहीं था, विनिमय था। गांव में किसी ने कुछ सामान दे दिया, किसी ने कुछ ले लिया। एक तरीके से हमारे मूल में, हमारे हृदय में, हमारी संस्कृति में सहकार की भावना है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में देखें तो सहकारी समितियां बहुत अच्छा काम कर रही हैं। आपने स्व सहायता समूह भी बनाए। जो ग्रामीण भारत का जो अंत्योदय का सपना है, मुझे लगता है कि सहकारिता उसमें सबसे महत्वपूर्ण विषय है। तो गांव-गांव तक सहकार पहुंचे और लोगों को रोजगार मिले, उनको आर्थिक रूप से वो सशक्त हों, इसके लिए कोई मध्य प्रदेश में ब्लूप्रिंट आपने तैयार किया है? एक्चुअली उस सेमिनार के बाद हम लोग पुनः बैठ गए थे जी, तो उसका एक ब्लूप्रिंट पूरा हम तैयार कर, लगभग कंप्लीट होने की स्थिति में। आपने बहुत अच्छी बात कही, ये हिंदुस्तान की मूल चित्ती जो आत्मा में ही सहकारिता है। जी जी। तो एक्चुअली वस्तु विनिमय था। हाँ जी। आप हमारा तेल को पेर देंगे तो मैं आपको गेहूँ दे दूंगा। जी जी। आप हमारे कपड़े धो देंगे तो हम आपको उसके लिए अनाज देते थे। तो वस्तु विनिमय था। इसलिए हिंदुस्तान की संस्कृति, भारतीय संस्कृति एक दूसरे से बड़ी गुथी हुई संस्कृति थी, बड़ा कोऑपरेटिव थी, सहकारी थी। एग्जैक्टली। और उनका काम का रिस्पेक्ट था, उनके काम का रिस्पेक्ट था। जैसे नाई थे, कटिंग कर जाते थे जी जी, तो उनको हम अनाज चला जाता था, उनको भी नाई नहीं कह के संबोधित कर सकते थे। उनको सौराम चाचा, मेरे गांव में तो मैं उनको चाचा ही करके संबोधित करता था। तो आपने बड़ा अच्छा विषय कहा कि इस हिंदुस्तान की चित्ती आत्मा में सहकारिता बसी हुई है। जी। इसलिए मध्य प्रदेश की दृष्टि से अभी जैसे हमारे 89 ब्लॉक्स ट्राइबल्स के हैं,
जी। तो हमारे बनोपत संघ काम कर रहे हैं। तो बनोपत संघ में हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने बहुत ज़्यादा चाहे वो वन की जो उपज होती है उसमें एक्स्ट्रा जो है ना पैसा देने की व्यवस्था उनको की है। जी जी। अब उसमें इसके अलावा और क्या हो सकता तो नए सिरे से सोचा है। तो जैसे ट्राइबल ब्लॉक्स है 89 जी। उनमें जो है ना खनन होता है, उसमें काली गिट्टी का खनन होता है, रेती का होता है, अन्य प्रकार का खनन होते हैं। तो कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ बना के वो ट्राइबल्स हमारे बंधु हैं उनके द्वारा ही अगर वो काम कराएंगे, हमारा कहना है जो आबकारी नीति में भी सहकारिता के माध्यम से ट्राइबल क्षेत्र में वही व्यापार करें तो इससे क्या उनकी आर्थिक उन्नति होगी। तो ऐसे करके विभिन्न आयामों के द्वारा ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था है उसको कैसे मजबूत कर सकते हैं, उसमें हमारी 4,500 पैक्स सोसाइटी अभी काम कर रही है। इसके अलावा भी हमने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर दिए। पहले का बड़ी दिक्कतें होती थी, कई बार करप्शन भी लोग करते होंगे, मुझे पता नहीं। हमने ट्रांसपेरेंट कर दिया। पहली बार मध्य प्रदेश में हुआ कि आपको कोई रजिस्टर्ड कराना हो कोऑपरेटिव सोसाइटी, आप घर बैठे 15-20 दिन में उसको रजिस्टर्ड करा सकते हो। तो ऐसे करके इस देश के ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश में हम लोग विभिन्न प्रकार के आयामों में गाँव में जा रहे हैं। उदाहरण के लिए कई लोग सब्जी करते हैं, सब्जी तो कर ली, फसल बहुत अच्छी हो रही है, मुख्यमंत्री महोदय ने बड़ा अच्छा पानी दे दिया, व्यवस्था कर दिया, इरीगेशन बहुत बढ़ाया, लेकिन उसको मार्केट मिल जाए, उनको स्टोरेज हो जाए। तो ऐसे चलित जो है ना कोल्ड स्टोरेज कुछ हो सकते हैं क्या, वहाँ से लेके उनका अच्छा रेट मिल जाए सब्जी मंडी में, उसके लिए कोऑपरेटिव सोसाइटियों के माध्यम से पूरे गांव का इकट्ठा खरीद के उनको ले जाके और वहाँ अच्छा मार्केट मिल जाए, तो इसके लिए हम काम कर रहे हैं। ऐसे कई प्रकार के विषयों में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जी, जैसा आपने कहा कि निश्चित रूप से कोई भी विभाग या कोई भी काम ऐसा है ही नहीं जो सहकार से अछूता हो। जहां आपस में लोगों के ज्वाइंट एफर्ट्स हुए वहीं सहकारिता शुरुआत हो जाती है, और जहां सहकारिता का अंत है वहां काम हो ही नहीं सकता। तो सहकारिता तो व्यक्ति को रखना ही है। अब जैसे अधोसंरचना निर्माण में गृह निर्माण की जो सहकारी समितियां थीं, उनका उद्देश्य था कि लोगों को कम दामों में शहरों में बहुत सुनियोजित विकास के दृष्टिकोण से अच्छा घर उपलब्ध हो, और उस दिशा में बहुत काम हुआ। लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने उसमें घालमेल किया, धांधली की, उन पर आपके तेवर काफ़ी सख्त रहे। तो चूंकि लोगों का सपना होता है, लोगों ने डिपॉजिट किया, पता चला पात्र हितग्राही को मकान नहीं मिल रहा है और लोग अपात्र लोग मकान पर कब्जा किए हुए बैठे, तो उसमें आपने कई सैकड़ा लोगों को इंदौर में मकान दिलाया, लोगों ने धन्यवाद किया। लेकिन ये अव्यवस्था पूरे मध्य प्रदेश में है, तो क्या इसका बिल्कुल समूल इलाज किया जाएगा? बहुत अच्छा विषय आपने रखा है। इसका समूल रूप से जो इसमें व्यापक जो भ्रष्टाचार कहीं हुआ होगा जी, तो छोड़ूंगा किसी को नहीं। अभी इंदौर में हजारों की संख्या में जो 1980, 1990, 85 में 85 में जो प्लॉट के लिए आवेदन किया उनको नहीं मिले। जी, अभी वहाँ पे लगभग लोगों को प्लॉट दिलाया, कुछ टेक्निकल गड़बड़ियाँ और हुई होंगी, उनका भी समाधान कर रहे हैं। तुरंत बैठ के कब्जा दिलाया। जी, अब कब्जा लिए जाते। जी, माफियाज के खिलाफ मीडिया इसका मूक साक्षी। इसलिए ऐसे भोपाल में अभी लगभग 1000 लोगों को प्लॉट माननीय सीएम साहब का जब भी समय मिल जाएगा, मेरी कलेक्टर अविनाश लवानिया से बात हुई है, इन सबको हमारे डीआर वगैरह सभी को बातचीत करके यहाँ पे भी हम प्लॉट दिला देंगे। इसलिए मेरे पास कोई सा भी आवेदन कभी भी आता है, मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, इस प्रकार का कहीं कोई गड़बड़ियाँ की होंगी जी, हमको कंप्लेंट आई तो उसका हम निदान जरूर करेंगे, उसका रिजल्ट पूछेंगे। तो रिजल्ट ओरिएंटेड काम करते करते लोगों को ट्रांसपेरेंट व्यवस्था में शासन पर विश्वास होते हुए उनका निराकरण करना, ये मेरा दायित्व है, ये मेरा धर्म है, उसको मैं पूर्ण ईमानदारी निष्ठा से निभाऊंगा और जो भी इसमें अधिकारी उनके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। हालांकि ट्रांसफर कार्रवाई या नहीं है, फिर भी 20-20 साल से टिके हुए थे इंदौर में लोग। हाँ, अपने अभी 25-25 साल से नौकरी निकल कर दी। तो ऐसे हमने थोक में वहाँ से लोग हटा के, भाई बाहर भी जाइए, दूसरे लोग भी आइए, ऐसे प्रशासनिक सर्जरी भी की है, जो गड़बड़ थे उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ भी की है और करूँगा भी। मैंने कहा भी, हमने कोई रद्द नहीं करूँगा ट्रांसफ़र, एक बार कर दिए तो कर दिए। कोई कहेगा हम रद्द कराएंगे, ये करेंगे, मैंने कहा नहीं करूँगा। तो इसलिए 100% सुव्यवस्थित व्यवस्था में, ट्रांसपेरेंट प्रक्रिया में लोगों को न्याय मिलेगा और कम समय में, जल्दी समय में न्याय दिलाने की कोशिश करूँगा जी। जिस प्रकार से आपने कहा था 42 आयामों पे आपका ध्यान गया है, तो ये बिल्कुल तय है कि 42 आयामों के अंदर सहकारिता काम करेगी। लेकिन सहकारिता गृह निर्माण में भी काम कर रही है, जो मूलतः अधोसंरचना का काम है।
एक सहकारिता और बहुत महत्वपूर्ण जगह काम कर रही है, जो है लोगों की, जहाँ लोग ऋण लेते हैं, लोग अपनी बचत का कुछ प्रतिशत रखते हैं, वो है सहकारी बैंक। सहकारी बैंक जो हैं उनमें कई बार ऐसा हुआ है कि बहुत वित्तीय गड़बड़ियाँ रही हैं, तो गांव के लोग, कॉरपोरेट्स बैंक गांव में है नहीं, और अगर आप तहसील स्तर पर भी देखेंगे तो एक दो नेशनलाइज बैंक हैं, फिर उन पर सरकार के कामों का प्रेशर, तो लोगों के साथ उनका बहुत व्यवहार बहुत सहज नहीं है। तो जो सहकारी बैंक हैं वो कुछ समय से देख रहे हैं कि धीरे धीरे अपनी साख हो रहे हैं। तो सहकारी बैंक सुदृढ़ हो वित्तीय रूप से, और जिस हेतु के लिए बनाए गए थे कि गांव के लोगों को समय पर सही ऋण पे लोन, उनको ऋण उपलब्ध हो जाए सही ब्याज पे, और वो अपनी बचत भी उस पर रख सकें, उसका उन्हें फ़ायदा मिले, तो उस सेक्टर की तरफ कोई ध्यान है सर आपका? उस सेक्टर की तरफ फोकस्ड ध्यान है। एक्चुअली जो हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ हिंदुस्तान की, कोई इसी में हमने एक रिपोर्ट पढ़ी थी जी, तो सबसे कम कहीं घपले हुए होंगे, सबसे कम कहीं लोन डूबा हुआ होगा उस सहकारी जो बैंक हैं उनमें। जैसे बड़ी बड़ी बैंकों में कई लोगों ने बड़े बड़े लोग हजारों करोड़ों रुपए चले गए, लेकिन सहकारी बैंकों में मात्र 6% गड़बड़ियाँ हुई हैं पूरे देश भर में। उसमें मध्य प्रदेश में भी बहुत कम मात्रा में, कुछ हमको जब भी ध्यान आए, एक जिले के मुझे अभी ध्यान आई, अभी मैंने परसों ही नर्सों सभी जो हमारे सीओज हैं सबकी मीटिंग किया, मैंने स्ट्रिक्ट निर्देश किया, हमने क्षम कोई भी नहीं होगा, चाहे आज की गड़बड़ियाँ हो या 20 साल पुरानी भी कहीं गड़बड़ियाँ कर रहे होंगे। पूरे मध्य प्रदेश के सभी बैंकिंग जो हमारी सीसीबी बैंक हैं सबका मैं टॉप अच्छे ईमानदार अफसरों की टीम बना के पूरा अध्ययन करा रहे हैं। कहीं कोई लीकेज हुआ होगा तो छोड़ा कोई नहीं जाएगा, इसलिए क्योंकि मूल रूप से जो हमारा काम है ये मूल रूप से जनता की सेवा, गरीब किसानों के साथ हम लोग काम करते हैं। फ्री में हम ऋण देते हैं 0% में। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय की जो योजना है 0% पे कोई ऋण पूरे हिंदुस्तान में देते हैं, तो ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह हमारी कोऑपरेटिव बैंकों के माध्यम से ही उनको देते हैं। तो उन सब की चिंता करना भी हमारा काम है। लेकिन अभी हम बाकी जगह भी लोन में अकेला फसल के अलावा भी ऋण की व्यवस्था हम कर रहे हैं। तो हमारे बैंकों में आप विश्वास के साथ आइए, मैं जनता जनार्दन से अपील करना चाहता हूँ। हमारी बैंकों में, हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंकों में सेवा की दृष्टि से हम लोग खड़े हैं, तो इसलिए कहीं कोई गड़बड़ी नहीं होगी। पूर्ण विश्वसनीयता के साथ हम लोग काम करेंगे और किसानों के हित से लेकर बाकी के हित में, क्योंकि इस नीचे तक हम ही हैं, हमारी 4,500 पैक सोसाइटियाँ की बैंकिंग व्यवस्था ही है, तो उन सबको भी हम इस सबको और बेहतर कैसे कर सकते हैं। दिक्कत क्या होती है, कोई सिस्टम को डेवलप करना पड़ेगा। अभी कई जगह होता है कि कार्यालय नहीं है, कार्यालय तो पूरा कंप्यूटराइजेशन नहीं है, तो पैक सोसाइटियों का कंप्यूटराइजेशन करने का योजना माननीय सीएम साहब ने अप्रूवल कर दी है, उसका टेंडर प्रक्रिया में है। तो सभी 4,500 पैक सोसाइटियाँ एक बॉडी हो गई, फिर वो उनका कनेक्शन किससे, सीसी बैंकों से, और सीसी बैंकों का कनेक्शन किससे, अपेक्स बैंक से। तो 3 टियर सिस्टम में पैक्स, अपेक्स और सीसीबी। तो इसको और सुदृढ़ कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंट व्यवस्था खड़ी कर देंगे तो किसी भी व्यक्ति को गड़बड़ करने का मौका ही नहीं देंगे। तो इसमें थोड़ा समय लगेगा, मुझे लगता है 6-8 महीने और व्यवस्थित इसको कर देंगे, और दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा जिसने भी गड़बड़ की होगी, वो गरीब लोगों मैं अधोसंरचना में सहकारिता की उपयोगिता की बात कर चुका हूँ, मैं बैंकिंग सेक्टर में सहकारिता की उपयोगिता की बात कर चुका हूँ। अब तीसरा सेक्टर जो अभी वर्तमान में जहाँ सहकारिता पहले से ही काम कर रही है वो है किसानों को, जैसे बीज खरीदी के जो केंद्र हैं, खाद बिक्री के जो केंद्र हैं, जो समितियां होती हैं, केरोसिन बांट रहे हैं, लोगों को जो सरकारी रेट के शक्कर चावल उपलब्ध करा रहे हैं, ये करीब करीब 60-70% आबादी के जीवन को सीधे सीधे प्रभावित करते हैं। आपकी कोई भी योजना है, प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अगर एक स्वप्न देखा कि नहीं उनको दीपावली तक चावल पहुंचाना है, राशन पहुंचाना है, तो कई बार ऐसा आया है कि गुणवत्ता विहीन राशन पहुंच गया या कहीं समय से वितरण नहीं हुआ। तो कई सहकारी समितियां इसके लिए काम करती हैं, दूसरे विभाग से वो ताल्लुक़ रखती हैं, वितरण व्यवस्था एक दूसरे विभाग की है, तो उनके साथ एक कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है कि जो सहकारी समितियां इस कार्य में हैं वो बहुत गंभीरता से और बहुत पारदर्शिता के साथ काम करें। तो इस तरफ आपने उन विभागों के साथ कोई समीक्षा बैठक की हो, कोई उनके साथ तालमेल बैठाया हो? अभी हमारी टोटल मिला के कम से कम 10 समीक्षा बैठक में कर चुका हूँ। एक्चुअली ये जो फूड विभाग हमारा, जी जी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम है और विभाग भी है, उनका जो पीडीएस का पूरा है ये हम बांटते हैं। बांटना आपके थ्रू है? बांटना हमारे काम, इसलिए हमने उनके पीएस, हमारे पीएस, उनका मिनिस्टर, हम मिनिस्टर, ऐसे मैंने 10 मीटिंग्स की हैं। हमको मालूम पड़ा एक जगह घटिया टाइप का, हमको अभी मैं गया था एक जगह तो हमको दिखे,
अब जो आप देंगे वो मैं बांटूंगा। तो मैंने उनकी मीटिंग की, उनके अधिकारियों की मीटिंग की है। तो इस सब को हम व्यवस्थित करके, समन्वय करके, सीएम साहब का निर्देश भी है, उस पर हम लोग अच्छे से बेहतर बांटने का प्रयास करते हैं और करते भी हैं जी। हम 97% तक भी पीडीएस सिस्टम को हमने बांटा है, कुछ जगह 100% भी बांटा है जी। तो उसका काम हमारा है। फूड का सामान होता है, लेकिन जैसे खाद का आपने उल्लेख किया, तो पहले क्या होता, खाद में गड़बड़ियाँ होती थी। जी जी। खाद उठाते थे, कहीं किसी को ब्लैक कर देते थे। अभी हमने एक सिस्टम डेवलप किया है नवीन जी, बड़ा अच्छा सिस्टम है जी। तो खाद कहाँ से चला, दिल्ली से चला, हरियाणा से चला, चंडीगढ़ से चला, रैक वाइज पूरा पूरा आया, रैक ग्वालियर लगा, कौन से नंबर की गाड़ी में लोड हुआ वो सब दिख रहा मुझे, वहाँ से कौन सी सोसाइटी के गोदाम में उतरा वो मुझे दिख रहा है, फिर वो खाद श्यामलाल के खाते में गया कि रामलाल के खाते में गया, किनके खेत तक जा रहा है, किसके घर में जा रहा है, यहाँ तक का बड़ा व्यवस्थित एक सिस्टम एक डेवलप किया है। तो उसके माध्यम से क्या हुआ कि पिछले बार भी 0% एरर था और इस बार भी मैंने कहा कि 0% एरर होना चाहिए। इसमें दो प्रकार के लोग काम करते हैं। पहले हम 50% खाद, हम 50% हमारा कृषि विभाग करता था। जी। तो जब हमने अच्छा काम किया तो सीएम ने इस बार हमको 70% कर दिया। 70% कोऑपरेटिव सोसाइटियों के माध्यम से और 30% कृषि के माध्यम से। तो मैं हमारे माननीय कमल पटेल साहब कृषि मंत्री से भी मेरी बातचीत हुई है। तो मैंने कहा आप भी अपने सिस्टम को ऐसे ही करिए। हमारे सिस्टम बिल्कुल 100% सुदृढ़ है, प्रूव्ड है, कोई गड़बड़ नहीं होने देंगे। एक बहुत अच्छा काम हम लोग कर रहे हैं, जो आपने बहुत अच्छी बात कही है, आत्मनिर्भर भारत के तहत आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। तो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में सहकारिता क्या करेगा जी। तो मध्य प्रदेश में फसल उत्पादन बहुत बढ़ रहा है। तो टमाटर से लेके और कई प्रकार की मिर्ची है, जैसे खरगोन में बहुत अच्छी होती है, तो मिर्ची का पाउडर का प्लांट लगाओ, उसके लिए 200 लाख 2 करोड़ रुपए हम उस पैक सोसाइटी को 0% नहीं 1% पे हम जो है ना उनको ऋण दे रहे हैं जी। हमारे शिवपुरी में टमाटर होता है बहुत अच्छा, ख़राब हो जाता है, तो टमाटर का सॉस बनाने के लिए आप वहाँ पे इंडस्ट्री डालिए, तो उसके लिए हम फूड प्रोसेसिंग यूनिट, राइट। तो ऐसे केला है बुरहानपुर में, तो केले की चिप्स बनाने का डाल सकते हैं। इंदौर में आलू है, तो इंदौर में आलू की चिप्स बनाने का। अभी ऐसे 12 कोऑपरेटिव सोसाइटियों ने मिलकर हमने 24 करोड़ रुपए दिए इंदौर में, तो उन्होंने एक बड़ा यूनिट लगाया। तो एक्चुअली इनके माध्यम से किसानों को वास्तव में अच्छा लाभांश मिल सकता है। तो इसके लिए हम लोग फूड प्रोसेसिंग यूनिट से लेके कई प्रकार की योजनाएं किया। इसमें 1800 हमने पैक सोसाइटियों को छाटा है। तो ऐसे 7,500 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश के लिए आवंटित, तो उसमें अधिकतम हम कैसे उपयोग कर सकते हैं उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। जिस प्रकार से आपने कहा कि जो खाद का जो पूरा सिस्टम है, मॉनिटरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसको 0 एरर कर दिया, तो एक टेक्नोलॉजी के प्रयोग से ट्रांसपेरेंसी बहुत बढ़ती है। और चूंकि सूचना क्रांति का युग है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री खुद आत्मनिर्भर भारत और डिजिटल भारत की भी परिकल्पना कर चुके हैं। तो जो तकनीकी है और तमाम नई जो टेक्निक्स हैं, उनका सहकारिता से संबंधित आयामों में कितना आप इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसा ये कोई तो मॉनिटरिंग सिस्टम होगा, तो उसको टेक्निकल अपग्रेड करने के लिए क्या कुछ नई कार्य योजनाएं आप लाए हैं? एक्चुअली मेरे पास दूसरा डिपार्टमेंट भी है जी, लोक सेवा प्रबंधन। जी जी, वो भी आपके पास। तो लोक सेवा प्रबंधन के माध्यम से अटल बिहारी सुशासन संस्थान भी है जी, जिसका मैं उपाध्यक्ष हूँ, और हमारे एक चतुर्वेदी साहब आए हैं जी, वो भी उसके उपाध्यक्ष है। तो जो अन्य विभागों में जितना सिस्टम डेवलप किया है, ट्रांसपेरेंट व्यवस्था किया है, वो हमारे विभाग ने की है। इसलिए अभी हमने कई प्रकार की नई योजनाएं उस विभाग के माध्यम से किया है। इसमें भी एक हमारी ट्रेनिंग टेक्नोलॉजी किस प्रकार से हम नीचे तक कर सकते हैं, तो दोनों प्रकार के हमारे एक अलग एक समूह है, एक हमारा विभाग ही है छोटा सा, इसी का उप विभाग है। उन सब के द्वारा टेक्नोलॉजी कैसे उपयोग हो सकती है हमारे सोसाइटी से लेकर किसानों के लिए, उनकी ट्रेनिंग कैसे हो सकती है जो कि टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे, इसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। तो सुशासन के लिए भी हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। अभी हमको प्रमाण पत्र चाहिए, आय प्रमाण पत्र चाहिए। जी जी, जैसे गुड गवर्नेंस की जब बात कर रहे हैं सर, तो लोक सेवा गारंटी अधिनियम में जो आपके लोक सेवा केंद्र हैं, पहले जिन चीज़ों के लिए लोगों को हाय तौबा होती थी, और चाहे जाति प्रमाण पत्र हो, मूल निवासी प्रमाण पत्र हो, मृत्यु प्रमाण पत्र हो, आय प्रमाण पत्र हो, जो लोगों के जीवन की मूलभूत जरूरतों के लिए बहुत आवश्यक थे, वो सब आपके लोक सेवा केंद्र डिलीवर कर रहे हैं। तो ये जो लोक सेवा केंद्र की जो संकल्पना है, और जिस हिसाब से उसमें लगातार नई सीएम साहब योजनाएं भी जोड़ते जा रहे हैं कि अब ये भी लोक सेवा केंद्र के माध्यम से मिलेगा, तो वो गुड गवर्नेंस में बिल्कुल मील का पत्थर साबित हो रहा है। उसको और उन्नयन उसका करने के लिए उस दिशा में भी कुछ आप प्लान कर रहे हैं? हम लोग आगे बढ़ गए उसमें। अच्छा। अब लोक सेवा केंद्र में भी ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है जी।
कुछ प्रॉब्लम्स है वहाँ से समाधान होंगी। अब हमें आय प्रमाण पत्र बनाना है, आप बना के दीजिए, हमको व्हाट्सएप पे भेजिए, हम आपको 15 मिनट 20 मिनट में आधे घंटे बना के दे रहे हैं। हम आपको जाति प्रमाण बना के देना है, आप हमको एक लिंक हम डाल देंगे, आप हमको लिंक पे बना के डिटेल भेज दीजिए, अपने सिग्नेचर करिए, मैं आपको आधे एक घंटे में बना के आपको वापस भेज दूंगा। ऐसे 5-7 प्रकार का शुरुआत किया है, उसका बीच का झंझट ही खत्म, कहीं मत जाओ, घर में हमको व्हाट्सएप का टेक्नोलॉजी का उपयोग करो, हम आपके लिए हमेशा तैयार हैं। ऐसे 575 प्रकार की योजनाओं में लोक सेवा प्रबंधन विभाग के माध्यम से विभिन्न डिपार्टमेंट के हमारे पास है, उन सब में सुशासन कैसे स्थापित हो सकता है उसके लिए हम लोग आगे बढ़ गए, काम करना शुरू हो गए, क्योंकि हमारा बेहतर लोगों को सुविधाएं मिल जाए सरकार की, यही हमारा धर्म है, यही हमारा काम है। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूरे हिंदुस्तान भर में पहला ये सोच थी, जो पहले पूरे देश भर में हमारा लोक सेवा प्रबंधन जो विभाग है मध्य प्रदेश में गठन हुआ, सुशासन संस्थान गठन हुआ, इसी से प्रेरणा लेकर पूरे हिंदुस्तान के सभी स्टेटों ने अलग अलग दलों के लोगों ने जी इसका उपयोग किया, प्रयोग किया है और हमको पुरस्कार दिया है। कहाँ जिस प्रकार से सर मैं विभागों की तो गहराई में जितना जाऊंगा उतनी नई नई चीजें आती जा रही हैं, और ये इतने प्रश्नों से ये स्थापित हो गया है कि विभागीय प्रकल्प में आप बहुत दक्षता और पारदर्शिता के साथ आप काम कर रहे हैं। समय सीमा के चलते मैं अब दूसरी तरफ मुखातिब हो रहा हूँ कि अभी जो विभीषिका आई कोरोना के बीच में, एक बाढ़ की विभीषिका आई खासकर चंबल क्षेत्र में, और उसमें लोगों के बीच में सबने आपको देखा ढांढस बंधाते हुए, कई लोगों के घर तबाह हो गए, कई लोग बेघर हो गए, जनहानि भी हुई है। तो उनको मुख्यमंत्री महोदय से लेकर सरकार उनको राहत पहुंचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन चंबल में बहुत उसका प्रभाव है। अब चूंकि आप वहाँ स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, तो वहाँ के लिए क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं? ऐसी 2-4 घटनाएं भी आई हैं कि लोगों के घर बार नहीं बचे हैं, तो क्या कुछ वहाँ जितना जल्दी राहत हो जाए उस दिशा में? उन सभी के बाद सीएम साहब की घोषणा है, उन सभी के जिसके भी कच्चे मकान रहे, पक्के मकान रहे, उन सबको भी मकान बना के देंगे। अब मकान ख़त्म हो गए तो किराए पे रहना है, तो 6,000 रुपये अभी तत्काल राहत के लिए भी दिया है। उनका पूरा भोजन की व्यवस्था की है। 50-50 किलो के आना, मतलब गेहूं के आटा दिया, गेहूं नहीं दिया, गेहूं पिसाई कहाँ, चक्की नहीं थी, तो आटा भी दिया। इस प्रकार के सब प्रकार की योजनाओं के लिए हम लोग बेहतर तरीके से खड़े हैं। चंबल के मित्रों से, चंबल के हमारे आमजन, हमारे भाइयों बहनों के साथ मध्य प्रदेश की सरकार और मैं मंत्री होने के नाते हमेशा सेवा में दृढ़ संकल्पित होकर खड़ा रहने वाला हूँ। इसी प्रकार से आप व्यक्तिगत स्तर पर भी, जैसे आपने सर कोरोना में बहुत प्रयास किए थे, कोरोना की महामारी के दौरान, इस समय कुछ व्यक्तिगत स्तर पर आपके द्वारा सर कुछ लोगों की अभी क्या हुआ, एक अमला करके एक अभी न्यूज़ चैनल्स में मैंने देखा, सभी में गांव है, तो 7 साल की सबसे बड़ी बेटी है, टोटल 5 भाई बहन हैं, 7 साल की बेटी, उसके माँ पिताजी दोनों लोग चले गए, तो सबसे बड़ी 7 साल की, सबसे छोटी 7 बहनें की। गांव में घर नहीं है, एक छोटा सा घर है, घर में जब बारिश होती तो दिक्कत है, तो शमशान घाट के छत में जाके सोता है। तो मुझे आज ही हमारे मित्र पत्रकार बंधु आए भी, तो मैंने देखा पूरे विषय को, तो मुझे खुद को ही लगा कि मैं ये सब काम कर रहा हूँ भगवान की कृपा से। तो ये उनके लिए एक नया आवास मैं स्वयं के तरफ से उनको निर्माण करके दूंगा। उनकी शिक्षा की व्यवस्था, उनके स्वास्थ्य की व्यवस्था, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था, उसके लिए भी मैं कलेक्टर वगैरह सभी से बातचीत करके क्या हो सकती है बेहतर से बेहतर, वो भी सब प्रयास करेंगे। उनके अनाज वगैरह की व्यवस्था भी हम लोग पूरी चिंता करके उनकी करेंगे। तो मैं अपनी तरफ से स्वयं से मकान का निर्माण भी करूँगा, उनकी बाकी सब व्यवस्थाएं भी हम करेंगे। और इसमें समाज के लोगों का अगर आगे भी शिक्षा की दृष्टि से कुछ सहयोग लेना तो लूँगा, नहीं तो मैं हम लोग चिंता करके कर लेंगे, क्योंकि ये संकट कभी भी किसी के साथ हो सकता है। तो वो भी, उनके गार्जियन माँ पिता दोनों चले गए, एक्चुअली उत्तर प्रदेश में गए थे, माँ यूपी में थी, जब बच्चे वहाँ तो चले गए, पिताजी यहाँ ख़त्म हुए। तो इसके कारण सरकारी जो हमारी कोविड बाल कल्याण योजना, उसका लाभ उनको नहीं मिल पा रहा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सब चिंता हम सब लोग करेंगे, हम व्यक्तिगत भी करेंगे, और सरकार से जो व्यवस्था हो सकती है वो भी हम लोग करेंगे। बहुत साधुवाद आपको इस संवेदनशील सोच और विचार के लिए। और पहली बार मैं खुद भी ऐसा अनुभव कर रहा हूँ कि एक ऐसा इंटरव्यू जिसकी समय सीमा समाप्त हो चुकी है, लेकिन मेरे प्रश्न और मेरी संवेदनाएं अभी तक बिल्कुल चरम पर हैं। तो मैं बस इतना ही कहूँगा कि जिंदगी के साथ ही आती हैं सारी उलझनें, कुछ जानी सी और कुछ अनजानी सी उलझनें, अपनी अपनी उलझनों में लोग हैं उलझे हुए,
है किसे फुर्सत के सुलझाए तुम्हारी उलझने, और घर तपोवन थे ये दुनिया स्वर्ग का प्रतिरूप थी, मिल के सुलझाते थे जब आपस की सारी उलझने। तो सहकार के साथ, आपसी सहयोग के साथ, आपसी समन्वय के साथ मध्य प्रदेश का सहकारिता विभाग एक नया आयाम स्थापित करेगा। इतने आयाम स्थापित करेगा कि लोग सफलता के शिखर पर सहकारिता विभाग को एक नए पायदान पर देखेंगे। सर, विभिन्न पहलुओं पर आपसे सहकारिता विभाग को और सुशासन की ये संकल्पना को जानने समझने का जो अवसर मिला है, निश्चित रूप से जनता इसको देखकर समझेगी कि सरकार उसके लिए बहुत बेहतर काम कर रही है। आपका इतना समय देने के लिए, हमारे साथ समय साझा करने के लिए धन्यवाद नवीन जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।